बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिलाल अहमद खान न्याजी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है इसका टॉपिक है कम्बिनेशन। ये कोई टोटली नया टॉपिक नहीं है, बल्कि ये जो हम पिछली वीडियोस में टॉपिक्स पढ़ते आ रहे हैं ये उन्हीं टॉपिक्स का तसलसल है। और यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि चूंकि हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरी पिछली वीडियोस को पहले देख लीजिए, ताकि आज वाली वीडियो आपको सही से समझ आ सके। अभी अपना वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आज का पीडीएफ हैंडआउट दिखा देता हूँ। तो ये हमारा आज का पीडीएफ हैंडआउट है, और अगर आप इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो है ये हमारा आज का एजेंडा कह लें। तो सबसे पहले चलते हैं कम्बिनेशन के ब्रीफ ओवरव्यू की तरफ। तो कम्बिनेशन अब है क्या? कम्बिनेशन कैन फॉर्मली बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग और सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। यानी कि अगर आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से आप कुछ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं या कुछ ऑब्जेक्ट्स को चूज करना चाहते हैं, तो इसको हम कम्बिनेशन कहते हैं। या इसको सॉल्व करने के लिए हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम कम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कम्बिनेशन को पहले जो हम टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल हम परमुटेशन पढ़ चुके हैं, तो अगर आप कम्बिनेशन को परमुटेशन के साथ रिलेट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए आप ये डेफिनेशन भी कम्बिनेशन के लिए ये भी डिफाइन कर सकते, कम्बिनेशन को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेयर द ऑर्डर डज नॉट मैटर। आपको याद रहे तो हम पिछली वीडियोस में देख चुके थे, परमुटेशन के हवाले से हमने डिटेल डिस्कशन की थी। उसमें हमने देखा था कि परमुटेशन क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। जबकि यहाँ पे जो कम्बिनेशन क्या चीज है, कम्बिनेशन है कि अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है और कम्बिनेशन में हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर आपको परमुटेशन के हवाले से मजीद डिटेल में जानना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि हमने परमुटेशन के ऊपर वीडियो बनाई है। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि कम्बिनेशन का मैथमेटिकल फार्मूला क्या है। तो कम्बिनेशन का मैथमेटिकल अगर मैं इसको पढ़ के आपको बताऊं, तो इफ वी हैव एन ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अगर हमारे पास टोटल एन ऑब्जेक्ट्स हैं, एन कोई भी नंबर हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है। इफ वी हैव एन ऑब्जेक्ट्स एंड वी वांट टू चूज और सेलेक्ट आर ऑफ देम, आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम देम, यानी कि हमारे पास एन टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से हम आर ऑब्जेक्ट्स को चूज या सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर हम ये नीचे वाले फार्मूलाज यूज कर सकते हैं जो कि कम्बिनेशन के फार्मूलाज हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने इनको बोल्ड किया हुआ है, ये कीवर्ड्स को याद रखिएगा। चूज या फिर सेलेक्ट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। हमने परमुटेशन में देखा था कि परमुटेशन पे हम क्या बात कर रहे थे, चूज एंड अरेंज की बात कर रहे थे। यानी कि आपने पहले चूज करना है और फिर आपने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। अब यहाँ पे सिर्फ चूज आएगा, यानी कि आपने सिर्फ चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से आपने सिर्फ आर को चूज करना है, सिर्फ आपने चूज करना है, उनको अरेंज नहीं करना। परम्यूटेशन की बात होती तो आपने चूज करके अरेंज भी करना था। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसको मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। एग्जांपल्स मजीद आगे भी आ रही हैं, लेकिन एक और छोटी सी यहाँ पे मैं, ताकि आपको एन, आर और चूज और सिलेक्ट वाली चीज बिल्कुल सही से समझ आ जाए, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से यहाँ पे समझा देता हूँ। कि मिसाल के तौर पे हमारे पास 5 बुक्स हैं, B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, B5 है। ठीक है, हमारे पास 5 बुक्स हैं और आप इन 5 में से कोई सी भी 2 बुक्स रेंडमली चूज करना चाहते हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप पहली बारी में हो सकता है पहली B1 को चूज करें या B4 को चूज करें। हो सकता है आप B2 को चूज करें या फिर आप B4 को चूज करें। हो सकता है कि आप B5 को चूज करें या फिर आप B3 को चूज करें। इस तरह से मल्टीपल इसके आपके कम्बिनेशन बनते जाएंगे। तो इस तरह का जहां भी प्रॉब्लम आएगा उसमें हम कम्बिनेशन को इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे इसको हम मजीद डिटेल में भी आगे आगे जाके देखेंगे, लेकिन ये एग्जांपल देने का मकसद ये है कि टोटल हमारे पास कितनी बुक्स हैं, 5 बुक्स हैं। तो यहाँ पे हमारा एन क्या होगा, एन हमारा 5 होगा, यानी टोटल बुक्स हमारे पास 5 हैं। और हमने इन 5 में से कितनी बुक्स को चूज करना है, हमने इन 5 में से कोई सी भी 2 बुक्स को एट रैंडम यानी रैंडमली हमने चूज करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? यानी कि 5 बुक्स को, अगर हम 5 में से 2 बुक्स को चूज करना है तो उसके मल्टीपल तरीके थे। यानी कि इस तरह भी हो सकता था, B1 आए, B4 आए, B2 आए, B4 आए, इस तरीके के मल्टीपल कम्बिनेशन बन सकते हैं। जो कि हमने यहाँ पे 5 में से 2 बुक्स को चूज करना है। यहाँ पे हमारा आर क्या आएगा, आर हमारा यहाँ पे 2 आ जाएगा।
तो एन, और एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ आपके पास ऑब्जेक्ट्स कितने मौजूद हैं, जो कि हमारे पास पांच, पांच बुक्स मौजूद हैं। हमने इनमें से कितनी सेलेक्ट करनी है या कितनी चूज करनी है? हमने इनमें से कोई सी भी दो सेलेक्ट या चूज करनी थी, तो वो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आर आ गया, जो कि है 2 है। अब ये एन और आर है, और ये चूज और सिलेक्ट करने का मतलब ये है। आई होप कि इस ये जो छोटी सी एग्जांपल दिया, यानी कि आपके पास पांच बुक्स हैं, इसमें से आपने दो चूज करनी है, तो यहाँ पे आपके पास एन 5 आएगा और आर आपके पास 2 आएगा। तो आई होप कि इस चीज से आपको एन का भी पता चल गया होगा कि एन का क्या मतलब है, या आर का क्या मतलब है, या आपका चूज या सिलेक्ट का क्या मतलब है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, और अब आपको मैं ये फार्मूला दिखाता हूँ कि फार्मूला एक्चुअली है क्या। थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ, हो सकता है आपको सही से नजर ना आ रहा हो। अच्छा, अगेन ये भी परमुटेशन का जिस तरह फार्मूला था हमने पिछली वीडियोस में देखा था, तो कम्बिनेशन का भी उससे मिलता जुलता फार्मूला है। तो यहाँ पे हमने क्या, कम्बिनेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं? हम कम्बिनेशन को सी के सिंबल से डिनोट करते हैं, और सी से कम्बिनेशन बनता है, और सी का ही सिंबल हम यूज करते हैं। और सी के लेफ्ट साइड के टॉप पे हम क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। और सी के राइट साइड के बॉटम पे हम क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। तो इस तरीके से हम अपना कम्बिनेशन का जो मैथमेटिकल नोटेशन है, उसको हम इस तरह से सिंबलाइज करते हैं, या इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे एन हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और हमने उनमें से आर को चूज करना होता है। ठीक है। यहाँ पे एक और चीज भी आप जहन में रख सकते हैं कि चूंकि चूज जो है वो सी, ये जो कीवर्ड है चूज का, ये सी से बनता है, और आपके कम्बिनेशन में भी आपने चूज करना होता है, तो कम्बिनेशन वाली चीज में भी सी आता है। ये चीज आप रिमेंबर रखने के लिए इसको याद रख सकते हैं कि सी से कम्बिनेशन बनता है और सी से ही चूज बनता है। ठीक है। यहाँ पे एन सी आर, यानी आपने एन में से आर ऑब्जेक्ट्स चूज करने हैं। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? ये तो आपने मेटिकल इसका सिंबल कह लें या इसकी रिप्रेजेंटेशन कह लें। इसको आप अगर डायरेक्टली कैलकुलेटर में पुट करेंगे, तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसके पीछे कौन क्या मैथमेटिक्स लाई करती है, या ये मैथमेटिकली तौर पे अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें मैन्युअली, तो वो कैसे करेंगे? तो ये जो पूरी चीज है एन सी आर जो है, ये इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा, अब ये फैक्टोरियल क्या है? और हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये क्या अजीब से सिंबल डले हुए हैं। तो ये जो फैक्टोरियल है, इस पे हम पहले ही एक प्रॉपर डिस्कशन कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में। तो अगर आपने मेरी फैक्टोरियल वाली वीडियो नहीं देखी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेरा मशवरा यही होगा कि आप पहले मेरी फैक्टोरियल वाली वीडियो देख लें, ताकि आपको ये चीजें सही से समझ आ सके। तो एनसीआर किसके इक्वल है? एन फैक्टोरियल के डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है। एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। ये इसका आपके पास फॉर्मूला है। आपके पास अगर एन आपको पता है, आपको आर पता है, तो आप इजीली एन सी आर यानी टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आप फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आपका जो एन है, वो आर के बराबर हो सकता है या आर से बड़ा होगा। और सिमिलरली आर जो है आपका एन के या तो बराबर हो सकता है, या फिर एन से छोटा हो सकता है। तो आपका आर एन से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपके पास पांच ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप उनमें से सात ऑब्जेक्ट्स को तो सिलेक्ट नहीं कर सकते, राइट? तो आप पांच में से या पांच ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, या पांच से कम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। इसलिए आपका यहाँ पे एन जो होता है वो हमेशा आर से बराबर होता है या आर से बड़ा होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसी कॉम्बिनेशन को, एनसीआर वाली चीज को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जहाँ पे आप दो ब्रैकेट्स डालें बड़ी बड़ी, और ऊपर एन लिख दिए और नीचे आर लिखते हैं। तो दोनों नोटेशंस यूज होती हैं। अगर कहीं पे ये वाली नोटेशन यूज हुई हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने बता दिया है कि दोनों नोटेशंस यहाँ पे यूज हो सकती हैं कम्बिनेशन को डिनोट करने के लिए। ठीक है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि कम्बिनेशन है क्या, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है। अगर इसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है भी, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी चलते हैं अपनी एग्जांपल्स की तरफ, ताकि ये जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये बिल्कुल दो दो चार की तरह आपके ऊपर बिल्कुल वाजे हो जाए। ठीक है। तो अपनी एग्जाम्पल वन के ऊपर चलते हैं। एग्जाम्पल वन हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल वन है, सपोज यू हैव फोर कलर्ड बॉल्स, यानी कि ये कह रहे हैं कि आप सपोज करें कि आपके पास चार कलर्ड बॉल्स हैं, रेड ग्रीन ब्लू एंड येलो, यानी चार डिफरेंट कलर्स की आपके पास बॉल्स हैं, और बॉल्स जो हैं वो बॉक्स के अंदर पड़ी हुई हैं। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इन हाउ मेनी वेज कैन यू चूज एनी टू बॉल्स एट रैंडम फ्रॉम दिस बॉक्स। यानी कि आपके पास एक बॉक्स है, उसके अंदर चार बॉल्स हैं। आपने उस बॉक्स में से रेंडमली कोई भी दो बॉल्स आपने चूज कर लेनी है। ठीक है। अब
इस तरह से अगर आप चूज कर रहे हैं तो चूज करने के कितने मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। अगर इसका मैनुअल सोल्यूशन मैं आपके सामने रखूं कि हम इसको मैनुअली कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा कि हम पिछली वीडियोस में देखते आ रहे हैं कि सबसे पहले मैं आपको मैनुअल सोल्यूशन देता हूँ, फिर आप आगे आगे चलते जाते हैं अपने प्रोसीजर पे। तो अगर आप हम इस प्रॉब्लम को मैनुअली सॉल्व करना चाहें, मैं क्या करूंगा, मैं एक लिस्ट बना लूंगा, जितनी भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज है उनकी लिस्ट बना लूंगा। मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि मेरे पास रेड और ग्रीन बॉल्स आ जाएं। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास रेड और ब्लू बॉल आ जाएं। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास रेड और येलो बॉल्स आ जाएं। चौथी पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास ग्रीन और ब्लू बॉल्स आ जाएं। पांचवी पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास ग्रीन और येलो बॉल्स आ जाएं। और छठी पॉसिबिलिटी ये है कि मेरे पास ब्लू और येलो बॉल्स आ जाएं। तो मेरे पास टोटल 6 पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आपने ध्यान रखनी है, यहाँ पे टोटल 12 पॉसिबिलिटीज लिखी हुई हैं। यानी हर रेड ग्रीन, एक दफा रेड ग्रीन लिखा हुआ है, फिर मैंने नीचे ग्रीन रेड भी लिखा हुआ है। तो अगर इन दोनों को अलग-अलग काउंट करें तो टोटल आपके पास 12 हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि कॉम्बिनेशन में हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो जिसका इसका क्या मतलब है ऑर्डर मैटर नहीं करता का, इसका ये मतलब है कि रेड और ग्रीन, या फिर मैं ग्रीन और रेड कहूँ, रेड और ग्रीन कहूँ, या फिर मैं ग्रीन और रेड कहूँ, एक ही बात है। यानी अगर मेरे पास रेड और ग्रीन बॉल्स हैं, या मेरे पास ग्रीन और रेड, या इसको यूं समझ लीजिए कि मेरे पास एक रेड और एक ग्रीन बॉल है, या मेरे पास एक ग्रीन और एक रेड बॉल है, एक ही बात है। समझ आ रही है? आई होप कि ये चीज आपको समझ आ रही होगी। या यूं कह लीजिए कि मेरे पास अगर एक रेड बॉल है और एक ब्लू बॉल है, तो ये सेम बात है कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक ब्लू बॉल है और एक रेड बॉल है। यानी कि इसमें आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता कि आप रेड को पहले लिख रहे हैं या ग्रीन को पहले लिख रहे हैं। क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में हमने ऊपर डेफिनेशन में भी देखा था कि इसको ऑर्डर मैटर नहीं करता। सर हमने देखना है कि किस तरह से हम चूज कर सकते हैं। इस वाली चीज में भी हमारे पास दो तरह की बॉल्स हैं, एक रेड है और एक ग्रीन है। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो हम इसको एक ही दफा काउंट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से रेड और ब्लू, या ब्लू और रेड एक ही बात है, तो ये दो, इन दोनों को हम एक दफा काउंट करेंगे। इसी तरीके से रेड और येलो और रेड एक ही बात है, इसको हम एक ही दफा काउंट करेंगे, इन दोनों को। इसी तरीके से ग्रीन और ब्लू और ग्रीन एक ही बात है, इसको भी हम एक ही दफा काउंट करेंगे। इसी तरीके से ग्रीन और येलो, या फिर येलो और ग्रीन एक ही बात है, इसको भी हम एक ही दफा काउंट करेंगे, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता। यानी कि मैंने दो बॉल्स पिक की हुई हैं, मेरे पास ग्रीन और येलो हैं, या मैं एक एक तरीका ये हो सकता है कि मैं कहूँ कि मेरे पास ग्रीन और येलो बॉल्स हैं। और या फिर मैं दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं कहूँ कि मेरे पास येलो और ग्रीन बॉल्स हैं। दोनों का मतलब सेम ही रहेगा, ठीक है। फिर एक तरीका ये हो सकता है कि मेरे पास ब्लू और येलो बॉल्स हैं, या फिर येलो और ब्लू बॉल्स हैं, तो इनको भी मैं एक ही दफा काउंट करूंगा, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास टोटल कितने डिफरेंट वेज हो सकते हैं चूज करने के बॉल्स को। 4 टोटल बॉल्स थी, जिनमें से मैंने दो को चूज करना था, कोई सी भी दो को। और मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं कि मेरे पास 6 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं 4 बॉल्स में से दो बॉल्स को चूज करने की, ठीक है। तो ये तो हो गया मैनुअल सोल्यूशन। अब देखें, इस मैनुअल सोल्यूशन मैंने आपको लिस्ट बना के दिखाई है। फिर अगर इसमें यानी कि नंबर ऑफ बॉल ज्यादा होती तो फिर ये लिस्ट काफी ज्यादा लंबी हो जाती। इसी चीज को आसान करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को आसान करने के लिए आपके पास कम्बिनेशन वाली चीज है। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ कि पहले देखते हैं कि आप कम्बिनेशन को इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका मैनुअल सॉल्यूशन था। अब चलते हैं कि अगर आप कम्बिनेशंस को यूज करेंगे तो फिर इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नीचे मैं पहले कम्बिनेशन की तरफ चला जाता हूँ। अगर आप इस प्रॉब्लम को कॉम्बिनेशन के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके पास दो स्टेप्स होंगे। पहले स्टेप में आपने क्या करना है, आपने अपना एन और आपने अपना आर आइडेंटिफाई कर लेना है, कि यानी कि आपके एन की वैल्यू क्या है और आपकी आर की वैल्यू क्या है। मिसाल के तौर पे स्टेप 1 हमारा क्या होगा, वी हैव 4 बॉल्स अवेलेबल टू अस, यानी कि हमारे पास टोटल 4 बॉल्स हैं, अवेलेबल है हमारे पास बॉक्स के अंदर। एंड वी हैव टू चूज या सेलेक्ट ओनली 2 ऑफ देम एट रैंडम, यानी कि हमारे पास टोटल 4 बॉल्स हैं बॉक्स के अंदर अवेलेबल है हमारे पास, और उनमें से हमने सिर्फ 2 बॉल्स को चूज करना है। तो हमारा एन क्या होगा, एन हमारा यहाँ पे 4 होगा। यानी कि नंबर ऑफ अवेलेबल बॉल्स हमारे पास 4 हैं, जिनमें से हमने कितनों को चूज करना है, 2 को चूज करना है। तो हमारा आर क्या होगा, 2 होगा। नंबर 2 कैसा है कि नंबर ऑफ बॉल्स टू चूज या सिलेक्ट, हमने 2 बॉल्स को चूज करना था, तो हमारा R2 आया है। टोटल अवेलेबल टोटल अवेलेबल बॉल्स हमारे पास 4 थी, तो हमारा N4 आया है, ठीक है। अब हमने अपनी एन और आर की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब हमने क्या करना है, स्टेप 2 पे चलना है, और हमने सिर्फ कम्बिनेशन के फॉर्मूला को इस्तेमाल करके आंसर हमने फाइंड कर लेना है। वो कैसे करेंगे, मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। हमें पता है कि कम्बिनेशन का फॉर्मूला
ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ये अभी हमने ऊपर देखा है। अब इसी में एन और आर की आपने वैल्यूज को रिप्लेस कर देना है। एन हमारा 4 है और आर हमारा 2 है, तो जहां जहां एन है वहां पे 4 आ जाएगा और जहां जहां आर है वहां पे 2 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 - 2 का होल फैक्टोरियल, ठीक है। इसी को सिंप्लीफाई करें तो आपके सामने क्या आ जाएगा, इस तरह की कुछ स्टेटमेंट आ जाएगी। अब इसी को आप कैलकुलेटर के थ्रू करें, या फिर आप के लिए आप आई होप कि आसान होना चाहिए क्योंकि आपने पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। और 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 होता है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। अब इसी चीज को 4C2 को अगर आप कैलकुलेटर से करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो मिसाल के तौर पे आपके पास आपने 4C2 लिखना था। आपने सबसे पहले 4 लिखना है, फिर आपने सी का सिंबल डालना है, और फिर आपने 2 लिख देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जो कि आंसर यहाँ पे इसने मुझे दे दिया, 6 दे दिया, ठीक है। हो सकता है कि आपके कैलकुलेटर का इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन आपके पास ये सी वाला सिंबल होगा तो आप उसको इस्तेमाल करके 4C2 का आंसर निकाल सकते हैं, जो कि कैलकुलेटर ने मुझे 6 दिया है, ठीक है। तो कैलकुलेटर को इस्तेमाल करके भी मेरा आंसर क्या आया है, 6 आया है। और अगर मैंने मैन्युअली इसको करूँ तो मैन्युअली भी मेरा आंसर क्या आया है, 6 आया है। यहाँ पे मैं एक और चीज आपको करके बता ही देता हूँ, हो सकता है आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो। तो 4 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 × 3 × 2 × 1। इसे क्या कहेंगे आप, 24, कि आपके पास 24 आ गया। इसी तरीके से 2 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 2 × 1, तो ये आपके पास 2 आ गया। इन वैल्यूज को इस्तेमाल करके जब आप इन वैल्यूज को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो आपके पास ये वैल्यूज यहाँ से आएंगे, 24 और 4, और फिर जब आपने इसको सॉल्व करना है तो आपके पास आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये फैक्टोरियल वाली चीज समझ नहीं आ रही तो मैं दोबारा आपको ये मशवरा दूंगा कि आप फैक्टोरियल वाली वीडियो मेरी पहले देख लीजिए, ताकि ये चीजें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आना शुरू हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो ये तो मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया है कम्बिनेशन के थ्रू। अब देखें, इसमें टोटल 2 स्टेप्स इन्वॉल्व थे, और मैंने आंसर निकाल लिया कि हमारे पास आंसर क्या है, 6 आया है। अगर मैं ऊपर जाके आपको मैन्युअली दिखाऊं तो मैन्युअली भी हमारा आंसर कितना आ रहा था, हमारे पास 6 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आ रही थी। तो आपने मैन्युअली किया तो उसमें भी आपके पास आंसर 6 आ रहा था। आपने कम्बिनेशंस को इस्तेमाल किया तो उसमें भी आपके पास आंसर 6 आ रहा था। लेकिन कम्बिनेशन को इस्तेमाल करना देखें, आपने अभी देखा है कि काफी आसान था, जिसमें आपने सबसे पहले एन को आइडेंटिफाई करना था, फिर आर को आइडेंटिफाई करना था, और फिर आपने ये सिंपल फॉर्मूला यूज करके, ये कैलकुलेटर को इस्तेमाल करके आपने वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ आ रही होगी। तो 2 तरीकों से मैंने आपको करके दिखाया है, मैनुअल सोल्यूशन और कम्बिनेशन के थ्रू। एक चीज रहती है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो कि हम पिछली वीडियोस में पढ़ते आ रहे हैं, उसके थ्रू कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी चलूंगा क्योंकि हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। अगर आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में मजीद जानना है, इस पे हमारी पहले वीडियोस बन चुकी हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को देख लेंगे तो आपको बिल्कुल सही से समझ आ जाएगी कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है। अभी थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमारे पास हमने क्या करना होता है कि हमने चूंकि 4 बॉल्स थी टोटल, और उसमें से हमने 2 बॉल्स को सिलेक्ट करना था, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 ब्लैंक्स पुट करेंगे, और बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होगा, ठीक है। दूसरे स्टेप पे हमने क्या करना था कि हमने देखना था कि हमारी ब्लैंक्स के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लैंक के लिए हमारे पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद थे, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो। तो फर्स्ट ब्लैंक में हमने यहाँ पे क्या लिखना है, 4 लिखना होगा, ठीक है। अब चूंकि हमने पहली ब्लैंक में 4 में से कोई एक यूज कर लिया है, तो दूसरी ब्लैंक के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन बच जाएंगे। तो दूसरी ब्लैंक की जगह हम 3 लिख देंगे, और फिर हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास 4 × 3 लिखा हुआ है, इस 4 × 3 को हम इसको सिंपली कंप्यूट कर लेंगे। तो 4 × 3 हमारे पास क्या आंसर आता है, आंसर हमारे पास 12 आ जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप ये सोचें कि क्या हमारा आंसर 12 ही है, क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर करके दिखाया है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इज दिस द आंसर, यानी कि यही आपका आंसर है। यानी कि यहाँ पे आपके पास 12 आ रहा है, लेकिन हमने ऊपर देखा था कि जब हमने मैन्युअली सॉल्व किया था तो हमारे पास तो 6 आ रहा था आंसर। इसी तरीके से हमने जब कम्बिनेशन को इस्तेमाल करके सॉल्व किया था, तो तब भी हमारे पास आंसर 6 आ रहा था।
लेकिन ये क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास आंसर 12 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं ये सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करें और सोचें कि ये आंसर हमारा 12 क्यों आ रहा है, और बाकी जगहों बाकी तरीकों से हमारा आंसर 6 क्यों आ रहा था। वीडियो पॉज करें और इस बारे में थोड़ा सा अपने जहन पे जोर दें। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा, और आई होप कि आप लोगों को रीजन का आइडिया हो गया होगा। अगर आपको रीजन का आइडिया नहीं भी हुआ तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो 12 इसीलिए आ रहा है क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो टोटल हमारे पास कितनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज थी। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास टोटल 12 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज थी, ठीक है। लेकिन टोटल तो आपके पास 12 पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन हमने कहा था चूंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो रेड और ग्रीन या ग्रीन और रेड एक ही बात है। तो यानी इन दोनों को हम एक ही दफा काउंट कर रहे थे। इसी तरीके से रेड और ब्लू को, और ब्लू और रेड को हम एक ही दफा काउंट कर रहे थे, यानी इनको दो सेपरेट काउंट नहीं कर रहे थे, बल्कि ये एक ही कॉम्बिनेशन है। तो इसी तरीके से हम क्या कर रहे थे, टोटल हमारे पास 12 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज थी। उनमें से दो दो का हम एक ही दफा काउंट कर रहे थे क्योंकि वो रिपीटिशन थी, क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो आपने देखा है कि हम यहाँ पे टोटल हमारे पास 12 जो आंसर आया है, इस 12 में से हम चीजों को दो दो दफा काउंट कर रहे हैं, ठीक है। जबकि हमने उनको दो दो दफा काउंट नहीं करना, हमने उन्हें एक एक दफा काउंट करना है। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में जो हमारे पास नंबर 12 आया है, इसको हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें दो दो दफा रिपीट हो रही हैं। ये चीज दो दफा रिपीट हुई है, ये चीज दो दफा रिपीट हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें 12 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो कि हमारा एक्चुअल आंसर है। अब यहाँ पे आपका सवाल ये हो सकता है कि हमें क्या पता कि किस नंबर से हमें डिवाइड करना है, ठीक है। ये तो चलो अभी मैंने ऊपर मैन्युअल सोल्यूशन लिख के आपको दिखाया हुआ था, और हमें पता था कि हम हर चीज को दो दफा काउंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप एक्चुअली जब सॉल्व कर रहे होंगे तो तब आप ये मैन्युअली तो इस तरह की लिस्ट तो नहीं बना रहे होंगे, राइट। जब आप लिस्ट नहीं बना रहे होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप चीजों को कितनी दफा काउंट कर रहे हैं, या फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपको यहाँ पे 12 को किस से डिवाइड करना है। तो ये चीज आपको कैसे पता चलेगी, ये चीज आपको ऐसे पता चलेगी कि मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आऊँ, हमारे पास रेड और ग्रीन है, यानी कि दो बॉल्स हैं, एक रेड बॉल है और एक ग्रीन बॉल है। तो जब हमारे पास दो बॉल्स हैं, तो दो बॉल्स को आपस में अरेंज करने के हमारे पास कितने डिफरेंट तरीके हैं। एक तरीका ये है कि रेड पहले आ जाए और ग्रीन बाद में आ जाए। दूसरा तरीका ये है कि ग्रीन पहले आ जाए और रेड बाद में आ जाए, ठीक है। तो दो तरीके हैं हमारे पास, यानी दो बॉल्स हैं अगर, तो दो बॉल्स को आपस में अरेंज करने के हमारे पास दो तरीके होंगे। अगर इसी चीज को आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सॉल्व करना चाहें या परमुटेशन से सॉल्व करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। हमने देखा था कि हमने नंबर ऑफ ब्लैंक्स यहाँ पे, चूंकि दो बॉल्स हैं और दो बॉल्स को अरेंज करना है, दो ब्लैंक्स डालेंगे। और नंबर ऑफ ऑप्शंस ब्लैंक्स में क्या आएंगे, पहली ब्लैंक के लिए, और दो बॉल्स हैं और दो बॉल्स को आपने अरेंज करना है, तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे, राइट। आई होप कि ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होगी, क्योंकि हम ये पिछली वीडियोस में काफी डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, या आप परमुटेशन को इस्तेमाल करना चाहें, तो आपके पास दो बॉल्स हैं और आप दो की दो को अरेंज करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे, 2 - 2 होल फैक्टोरियल, जो कि होगा 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टोरियल, जो कि होगा 2 का फैक्टोरियल। तो ये चीज़ आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को भी इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं और परम्यूटेशन को भी इस्तेमाल करके। यानी कि अगर आपके पास दो बॉल्स हैं, आपके पास दो बॉल्स हैं, रेड है और आपके पास ग्रीन है, आप इन दोनों को आपस में कितने डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो एक तरीका ये होगा कि रेड पहले आ जाएगी फिर ग्रीन आएगी। दूसरा तरीका होगा कि ग्रीन पहले आ जाएगी और सेकंड नंबर पे आपकी रेड आएगी। तो दो तरीके हो सकते हैं। ये चीज़ आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी फाइंड कर सकते हैं, और यही चीज़ आप परमुटेशन को इस्तेमाल करके भी फाइंड कर सकते हैं। तो इससे आप हमें क्या पता चला, इस समय यह पता चला कि कितनी दफा चीजें रिपीट हो रही होंगी। हमारे पास जितनी नंबर ऑफ द ब्लैंक्स होंगी, ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने दो ब्लैंक्स डाली थी, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल टाइम्स जो चीजें हैं वो रिपीट हो रही होंगी। यानी कि यहाँ पे हमारे पास दो ब्लैंक्स थी, तो हमारे पास 2 फैक्टोरियल टाइम्स ब्लैंक्स हमारे पास रिपीट हो रही थी। तो हम जो हमारे पास नंबर 12 आया था उसको 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे,
और 2 का फैक्टोरियल में पता है कि हमारे पास 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 का फैक्टोरियल हमारे पास 2 होता है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको लेके चलूँ नीचे, तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर आया था 12, इसको आपने किससे डिवाइड करना था, जितनी नंबर ऑफ ब्लैंक्स आपने डाली थी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को इस्तेमाल करने के लिए, उसी के फैक्टोरियल से आपने इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये चीज मैंने यहाँ पे भी तफसील के साथ लिखी है कि चूंकि हमारे पास 2 ब्लैंक्स थी इसमें, तो हमने इसको 12 को 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड किया, जिससे हमारे पास आंसर क्या आया था, 6 आया था। यानी कि हमारे पास 12 आंसर था, तो इसको हमने, जितनी नंबर ऑफ ब्लैंक्स थी, हमारे पास नंबर ऑफ ब्लैंक्स 2 थी, 2 के फैक्टोरियल से हमने इसको डिवाइड किया, तो आंसर हमारे पास क्या आया था, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, या आंसर हमारे पास आया था 6 आया था। तो इस तरीके से आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को इस्तेमाल करके भी आंसर आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सवाल को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको 3 तरीके करके दिखाए हैं। मैन्युअली भी सॉल्व करके दिखाया है, फिर मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी सॉल्व करके दिखाया है, और फिर मैंने आपको कम्बिनेशन से भी सॉल्व करके दिखाया है। तो अब आपको यहीं से रियलाइजेशन हो चुकी होगी कि ऊपर वाले दो जो तरीके हैं, यानी कि एक मैनुअल सोल्यूशन जो है, या फिर आपका जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को इस्तेमाल करके जो सोल्यूशन आया है, वो थोड़े से डिफिकल्ट हैं रिलेटिव टू ये जो तीसरा सोल्यूशन मैंने आपको करके दिखाया था कम्बिनेशन को इस्तेमाल करके। तो कम्बिनेशन को इस्तेमाल करना आपने रियलाइज कर लिया होगा कि रिलेटिवली आसान है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको, अब इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ आ रही होगी कि हम कम्बिनेशन को क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट ये पूछ रहे होते हैं कि कम्बिनेशन का फायदा क्या है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका इस्तेमाल क्या है। तो आई होप कि इस चीज़ से आपको इसका आंसर मिल चुका होगा कि कम्बिनेशन को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को इस्तेमाल करके इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसी पूरे प्रोसीजर को आसान करने के लिए हम कम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हैं। और आपने देखा कि सिर्फ 2 स्टेप्स में का पूरा सवाल हमने सॉल्व कर लिया कम्बिनेशन को इस्तेमाल करके, ठीक है। तो ये हमारी एग्जाम्पल 1 थी। अब अपने एग्जाम्पल 2 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 2 बिल्कुल उसी से सिमिलर है, थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी ऐड की है। अब चूंकि पिछली एग्जाम्पल को हमने काफी डिटेल के साथ स्टडी किया है, इसमें जल्दी जल्दी चलूंगा ताकि वीडियो हमारी जल्दी से अपने अख्ताम को पहुंच सके, ठीक है। सपोज यू हैव 4 कलर बॉल्स, अगेन वही सवाल है। आपके पास 4 बॉल्स हैं बॉक्स के अंदर डिफरेंट कलर्स की। इन हाउ मेनी वेज कैन यू चूज एनी 3 बॉल्स एट रैंडम फ्रॉम दिस बॉक्स। यानी पहले आपके पास 4 बॉल्स थी, आपने उनमें से रैंडमली कोई सी भी 2 बॉल्स को चूज करना था। अब आपके पास 4 बॉल्स हैं, आपने रैंडमली कोई से भी 3 बॉल्स को आपने चूज करना है, ठीक है। अगर इसका मैनुअल सोल्यूशन में लिखना चाहूँ तो मैनुअली कैसे सारी पॉसिबिलिटीज को लिखूंगा, तो मैनुअली मैं ऐसे लिखूंगा, ये मैंने सारी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज लिखी हुई हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि मेरे पास रेड ग्रीन ब्लू हो जाए, 3 बॉल्स आ जाएं, एक रेड हो, एक ग्रीन हो, और एक ब्लू हो। एक तरीका ये हो सकता है कि मेरे पास एक रेड आ जाए, एक ग्रीन आ जाए, एक येलो आ जाए। एक तरीका ये हो सकता है कि एक रेड आ जाए, एक ब्लू आ जाए, एक येलो आ जाए। और एक तरीका ये हो सकता है कि एक ग्रीन आ जाए, एक ब्लू आ जाए, एक येलो आ जाए। तो ये सिर्फ 4 तरीके हो सकते हैं। अगर मेरे पास टोटल 4 बॉल्स हैं और उनमें से मैंने कोई सी भी 3 चूज करनी है, तो मेरे पास टोटल सिर्फ 4 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे चीजें लिखी हुई हैं, ये ऊपर वाली ही चीजें हैं, सिर्फ इनका ऑर्डर चेंज किया हुआ है। यानी कि यहाँ पे रेड ब्लू ग्रीन है, ग्रीन रेड ब्लू है, तो यानी कि यही चीज ऊपर लिखी हुई है, यही हम 6 दफा रिपीट हो रही है। पहले कितनी दफा रिपीट हो रही थी, 2 दफा रिपीट हो रही थी। अब चूंकि हमारे पास नंबर ऑफ बॉल्स जो कि हमने चूज करना है वो बढ़ गया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिपीट्स भी बढ़ गया है। तो टोटल हमारे पास कितनी आ गई, 24 हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस थे, डिफरेंट ऑर्डर्स के। और चूंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो ये 6 की 6 को हम एक ही दफा काउंट करेंगे, क्योंकि एक ही बात है। इसी तरीके से इन 6 को हम एक ही दफा काउंट करेंगे। सिमिलरली इन 6 को हम एक ही दफा काउंट करेंगे, और फिर इन 6 को हम एक ही दफा काउंट करेंगे, ठीक है। ये हमारा मैनुअल सोल्यूशन हो गया। अब इसी चीज को अगर आप कॉम्बिनेशन से सॉल्व करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। तो कॉम्बिनेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम देखते हैं कि हमारे पास एन की वैल्यू क्या है और आर की वैल्यू क्या है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 बॉल्स अवेलेबल हैं, तो हमारे पास एन क्या होगा, 4 होगा। और इन 4 में से हमने 3 बॉल्स को जो है वो चूज करना है, हमारा आर यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो एन हमारे पास 4 है, आर हमारे पास 3 है। अब इसको सिर्फ आपने फॉर्मूला में पुट कर देना है और आंसर आपने निकाल लेना है। वो कैसे करेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ।
कम्बिनेशन का फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू 4 है, r की वैल्यू 3 है। जब आप वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा। और अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना चाहें 4 3 3 को, तो कैलकुलेटर से आप कैसे करेंगे? कैलकुलेटर से आप ऐसे करेंगे, सबसे पहले आपने 4 लिखना है, फिर आपने c लिखना है, फिर आपने 3 लिखना है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि आपके पास आया है 4 आंसर आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर को इस्तेमाल करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं, और आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं। मैन्युअली कैसे करेंगे कि आपके पास क्या था, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 - 3 फैक्टोरियल। तो 4 - 3 1 होता है, तो 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। और इसको जब आप मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 फैक्टोरियल हमारे पास 24 होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। और 3 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है, 3 × 2 × 1 जो कि 6 होता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर 4 आ जाएगा। तो ये आपने कम्बिनेशन को इस्तेमाल करके बड़े ही आसानी से इस प्रॉब्लम का आपने जवाब निकाल लिया, ठीक है। इसी चीज को अगर आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के थ्रू सॉल्व करना चाहें, तो वो आप कैसे करेंगे? आपने 3 बॉल्स को सिलेक्ट करना था। आपने सबसे पहले क्या करना है, 3 ब्लैंक्स यहाँ पे पुट कर देनी है, और बीच में आपने मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डाल लेना है। उसके बाद आपने देखना है कि हर ब्लैंक को फिल करने के आपके पास कितने ऑप्शंस मौजूद हैं। पहली ब्लैंक को फिल करने के आपके पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। एक ऑप्शन को आप इस्तेमाल कर लेंगे तो दूसरी ब्लैंक के लिए 3 ऑप्शंस मौजूद होंगे, और तीसरी ब्लैंक के लिए सिमिलरली 2 ऑप्शन यहाँ पे मौजूद होंगे। ये हम पिछली वीडियोस में काफी डिटेल के साथ स्टडी कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इसको सिंपली आपने कंप्यूट कर देना है 4 × 3 × 2 को, जो कि आपके पास आंसर आएगा 24। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जो 24 आपके पास आंसर आया है, क्या यही आपका आंसर है? क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा था, जब मैन्युअली हमने लिस्ट बनाई थी तो हमारा आंसर 4 पॉसिबिलिटीज आ रही थी, 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आ रही थी। और कम्बिनेशन को इस्तेमाल करके भी हमने देखा था कि हमारे पास आंसर 4 आ रहा था, जबकि यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या रहा है, 24 आ रहा है। अब इस 24 का, यानी कि ये तो हमारा आंसर नहीं है, हमने ऊपर भी देखा है। तो अब हमारा असल आंसर तक पहुंचने का तरीका कार क्या होगा? तो हमने जैसा कि ऊपर देखा था कि हमने इस 24 को डिवाइड करना है जितनी नंबर ऑफ ब्लैंक्स हमने ऊपर पुट की हैं। तो यहाँ पे हमने कितनी नंबर ऑफ ब्लैंक्स पुट की थी, 3 नंबर ऑफ ब्लैंक्स पुट की थी, 3 नंबर ऑफ ब्लैंक्स थी जो हमने पुट की थी। तो हमने क्या करना है कि हमने 24 को किससे डिवाइड करना है, वेट अ मिनट, 24 को हमने डिवाइड करना है नंबर ऑफ ब्लैंक्स के फैक्टोरियल से। नंबर ऑफ ब्लैंक्स हमारे पास 3 थी, तो 3 मैंने यहाँ पे लिखा, और 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड करना था तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब ये चीज किसकी इक्वल होती है, 24 एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 3 × 2 × 1, जो कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 24 ÷ 6। और इसी चीज को अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगी, इज इक्वल टू 4। तो आपके पास आंसर इस तरीके से क्या आ गया, 4 आ गया। तो आपके पास आंसर यहाँ पे 24 आया था, और चूंकि आपने 3 ब्लैंक्स डाली थी, और ये ऊपर देखे आप कि यहाँ पे चीजें भी 6 6 दफा रिपीट हो रही थी, तो हमने इसी चीज को कैटर करने के लिए इस 24 को हमें 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ा, जो कि जिसने फिर हमें आंसर दिया 4, ठीक है। जिसके डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया, 4 आया। तो 6 से डिवाइड क्यों किया है, 6 क्या चीज है, यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लैंक्स का फैक्टोरियल है। नंबर ऑफ ब्लैंक्स हमारे पास 3 थी, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, तो हमने 24 को 6 से डिवाइड किया। और इसी चीज को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आप इसको मजीद डिटेल के साथ यहाँ पे पढ़ सकते हैं, तो आपको बिल्कुल सही से समझ आ जाएगी। तो ये हमारी एग्जाम्पल 2 थी, इसको भी मैंने आपको 3 डिफरेंट तरीकों से सॉल्व करके दिखाया। सबसे पहले मैंने आपको मैन्युअल सोल्यूशन दिखाया कि मैन्युअली इसको किस तरह करेंगे, फिर मैंने आपको कम्बिनेशन के थ्रू दिखाया, फिर मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के थ्रू इसको सॉल्व करके दिखाया। अगेन यहाँ से आप रियलाइज कर सकते हैं कि कम्बिनेशंस को यूज करना रिलेटिवली ज़्यादा आसान है। तो यही इसका फायदा है कम्बिनेशन को इस्तेमाल करने का, कि आपकी जो कैलकुलेशन हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती हैं। तीनों तरीके मैंने आपको बताए हैं, इन तीनों को आपको यानी कि बेसिक आइडिया होना चाहिए।
और इसके बाद आपने कौन सा इस्तेमाल करना है वो टोटली आपके ऊपर है। जोन सा आपको ज़्यादा बेहतर लगता है वही आप इस्तेमाल करें। लेकिन चूंकि यहाँ पे कम्बिनेशन को आपने देखा है कि कम्बिनेशन को इस्तेमाल करना काफ़ी आसान लग रहा है, तो आपको मेरा मशवरा यही होगा कि इस तरह के प्रॉब्लम्स में आप कम्बिनेशन को इस्तेमाल करें। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा? आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कम्बिनेशन क्या चीज़ है, कम्बिनेशन का मतलब क्या है, फिर हमने उसके मैथमेटिकल फार्मूला को देखा, फिर हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स सॉल्व की, और एग्जांपल्स के अंदर भी मैंने आपको पहले मैनुअल सॉल्यूशन करके दिखाया, फिर मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के थ्रू करके दिखाया, और फिर मैंने आपको कम्बिनेशन के थ्रू करके दिखाया। फिर मैंने उन तीनों को आपस में कंपेयर किया और आपको बताया कि कम्बिनेशन का फ़ायदा क्या है और कम्बिनेशन को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रखी थी एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये जो वीडियो है अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अब तक हम जो भी पढ़ चुके हैं इसमें से अगर आपका कोई सवाल है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी आगे आने वाली वीडियोस में हम कम्बिनेशन के हवाले से मुख्तलिफ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एक सवाल आपके सामने रखूंगा, स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, ताकि कम्बिनेशन के हवाले से अभी भी आपके जहन में कोई कंफ्यूजन है तो उसको दूर किया जा सके। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली मुलाकात तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।